कि कहते हैं दोस्तों, सफलता नामक फसल यूं ही नहीं उगती। कि सफलता नामक फसल यूं ही नहीं उगती, मेहनत के पसीने से प्रयास के बीज को सींचना होता है। ठीक है दोस्तों। हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले आप सभी लोगों का ARU के स्टडी पॉइंट में स्वागत है। हम लोग यहाँ पर प्रिपरेशन करने पे लगे हुए दोस्तों, और तैयारी काफ़ी ज़ोरों शोरों पे है। इस तैयारी को हमें बरकरार रखना है और कंटिन्यू रखना है। सबसे बड़ी बात तो यह है, बरकरारी भी होने से। उसके बाद दोस्तों, हम लोग उत्तराखंड हिंदी की जी के यहाँ पर कंटिन्यू कराने पर लगे हुए। ठीक है, एक बार मैं पुनः आप लोगों के लिए एक बार फिर से वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो की शुरुआत करते हैं, बाकी बातें वीडियो के अंत में करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हुए दोस्तों यहाँ पे, उनका हम यहाँ पे रिवीजन करेंगे, देखेंगे उनको कौन से क्वेश्चन है जो बार बार उत्तराखंड ग्रुप्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं हर बार बोलता हूँ कि यार वीडियो को एक शेयर जरूर कर दो, ताकि उन लोगों के पास भी वीडियो पहुँचे जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी बेसिक से करना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 है, पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 25 जून 1967, ऑप्शन नंबर बी है 25 जून 1968, ऑप्शन नंबर सी है 20 जून 1969, और ऑप्शन नंबर डी है 25 जून 1970। ठीक है, तो पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना जो हुई है दोस्तों, जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन के समय ये सारे परिषदें बनी हैं। ठीक है, उनमें से एक है पर्वतीय राज्य परिषद। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 जून 1967 को पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना की गई। क्लियर होगी बात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, डोला पालकी आंदोलन किस समुदाय से संबंधित है? ठीक है, अब डोला पालकी आंदोलन किस समुदाय से संबंधित है? ये टिहरी से रिलेटिव है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, टिहरी जो साम्राज्य था, ठीक है, जो जहाँ जितने प्रकार के वो राजा थे उनके समय का ये बात हो रही है। ठीक है, तो डोला पालकी आंदोलन किस समुदाय से संबंधित था? तो ये है ऑप्शन नंबर ए है अन्य पिछड़ा वर्ग, ऑप्शन नंबर बी है क्षत्रिय जाति, ऑप्शन नंबर सी है अनुसूचित जनजाति, ऑप्शन नंबर डी है दलित। तो डोला पालकी आंदोलन दलितों से संबंधित था दोस्तों। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसको। पर्वतीय राज्य परिषद भी इंपॉर्टेंट था, उसमें मैं भूल गया इंपॉर्टेंट करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। क्लियर होगी बात। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे पंडित की उपाधि दी जाती है? ऑप्शन नंबर ए है नैन सिंह रावत, ऑप्शन नंबर बी है गब्बर सिंह, ऑप्शन नंबर सी है माधो सिंह भंडारी, ऑप्शन नंबर डी है दरबान सिंह। तो उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किसे पंडित की उपाधि दी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नैन सिंह रावत को पंडित की उपाधि दी जाती है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों सारे, इसलिए मैंने ये वीडियो में डाले हुए हैं। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, खीराकोट की महिलाओं के खनन विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, खीराकोट जगह का नाम है, उसमें महिलाओं के खनन विरोधी आंदोलन ने क्या किया था? आंदोलन किया था खनन को रोकने के लिए। ठीक है, तो उसके बारे में ये पूछ रहा है कि उसका जो नेतृत्व किया था किसने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है गौरा देवी, ऑप्शन नंबर बी है वंदना शिवा, ऑप्शन नंबर सी है राधा बहन, ऑप्शन नंबर डी है बसंती देवी। तो खीराकोट की महिलाओं के खनन विरोधी आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो किया है राधा बहन ने। क्लियर होगी बात। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, कत्यूरी शासकों का गढ़वाल में प्रथम मान्यता प्राप्त सत्ता केंद्र कहाँ स्थित है? कत्यूरी शासकों का गढ़वाल में, क्लियर बोल रही है। ठीक है, कत्यूरी शासक कहाँ थे? गढ़वाल में थे। ये क्वेश्चन में ही बोल रहे हैं, कत्यूरी शासकों का गढ़वाल में प्रथम मान्यता प्राप्त सत्ता केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है जोशीमठ, ऑप्शन नंबर बी है कर्णप्रयाग, ऑप्शन नंबर सी है उत्तरकाशी, ऑप्शन नंबर डी है श्रीनगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोशीमठ में कत्यूरी शासक जो थे दोस्तों
उनका क्या था, सत्ता का केंद्र था। क्लियर होगी बात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, किसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है सोमचंद, ऑप्शन नंबर बी है जगत चंद, ऑप्शन नंबर सी है लक्ष्मी चंद, ऑप्शन नंबर डी है भाज बहादुर चंद। तो शासनकाल, किसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो ये जगत चंद के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, कुमाऊं में गोरखों द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया? कुमाऊं में भूमि बंदोबस्त किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है भवानी शाह, ऑप्शन नंबर बी है कीर्ति शाह, ऑप्शन नंबर सी है जोगमल शाह, ऑप्शन नंबर डी है फतेह शाह। ठीक है, तो अब ये देख लीजिए, कुमाऊं में गोरखों द्वारा पहला भूमि। अब हमें यहाँ से भी इस क्वेश्चन का दिमाग लगा सकते हैं कि इसमें गोर का नाम ढूंढना है। अगर एक क्वेश्चन का आंसर आपको पता नहीं है तो आप थोड़ा बहुत दिमाग लगा कर सकते हैं कि गोरखों द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त किया गया। तो अब हमें कोई नाम होता है ना दोस्तों, फटक से अलग से पता चल जाता है। ठीक है, तो इसमें गोर का नाम लगभग कौन लग रहा है? तो लगभग लग रहा है कौन? ऑप्शन नंबर सी जोगमल शाह। बाकी भवानी शाह, कीर्ति शाह, फतेह शाह क्या है? गढ़वाल के नाम लग रहे हैं। ठीक है, ऐसे में भी हम क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं अगर हम थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हैं। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी रस्म थारू जनजाति विवाह परंपरा की नहीं है? ठीक है, आपको पता है सब लोगों को, उत्तराखंड में थारू जनजाति है, उनके विवाह होते हैं, उनके विवाह की जो परंपरा है, फॉर एग्जांपल विवाह होते हैं सबकी। ठीक है, तो आपने उसमें देखा होगा जयमाला होती है, वो भी एक परंपरा है उत्तराखंड में, जैसे होती है हर जगह होती है। ठीक है, गायदान होता है, ये भी तो एक परंपरा है ना। तो बैठक होता है, तो ये भी एक परंपरा है। ठीक है, और 7 फेरे होते हैं, ये भी परंपरा है। तो उसी प्रकार थारू जनजाति है दोस्तों, उसमें क्या है, क्या बताना है कि थारू जनजाति की विवाह की रस्म का नाम बताना है कि जो नहीं है, ये नहीं है इसमें पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है अपना पराया, ऑप्शन नंबर बी है बात कट्टी, ऑप्शन नंबर सी है चाला, ऑप्शन नंबर डी है पक्की पौड़ी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थारू जनजाति विवाह परंपरा नहीं है। तो नहीं है बोला तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पक्की पौड़ी, जो विवाह की रस्म है वो थारू जनजाति में नहीं है। ठीक है, बाकी अपना पराया है, बात कट्टी है, चाला है, ये थारू जनजाति से रिलेटिव है। ठीक है, बात क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा आभूषण हाथ में नहीं पहना जाता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है भाई। ठीक है, उत्तराखंड बहुत कंफ्यूजन वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, जहां आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा वहां आप गड़बड़ कर दोगे। निम्न में से कौन सा आभूषण हाथ में नहीं पहना जाता है? ऑप्शन ए है भगुला, ऑप्शन नंबर बी है गोखले, ऑप्शन नंबर सी है पोंची, ऑप्शन नंबर डी है मुरकुली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मुरकुली जो है दोस्तों वो हाथ में नहीं पहना जाता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना मुरकुली शरीर के कौन से अंग में पहने जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, कुमाऊं क्षेत्र में कृष्ण जन्माष्टमी की बात लोगों द्वारा गाए जाने वाले गीत कहलाते हैं। कुमाऊं में बोल रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी होती है, व्रत जिसको हम बोलते हैं सिंबल सी भाषा में, लोगों द्वारा गाए जाने वाले गीत कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सयाना गीत, ऑप्शन नंबर बी है ठुलखीत, ऑप्शन नंबर सी है दोड़ा गीत, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठुलखीत कहा जाता है। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र में कृष्ण जन्माष्टमी के बाद लोगों द्वारा गाए जाने वाले जो गीत है दोस्तों उनको कहा जाता है ठुलखीत। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, देवीधुरा के प्रसिद्ध बग्वाल मेले में निम्नलिखित में से कौन सहभाग नहीं करता है? ठीक है, अब आपको पता है देवीधुरा चंपावत में क्या होता है, बग्वाल मेला होता है। वो कह रहा है कि इनमें से कौन से लोग उस मेले में शामिल नहीं होते हैं, ये पूछ रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए है लमगड़िया, ऑप्शन नंबर बी है चम्याल, ऑप्शन नंबर सी है लटवाल, ऑप्शन नंबर डी है
वालिक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लटवाल। लटवाल जो होते हैं दोस्तों, वो देवीधुरा का जो प्रसिद्ध बग्वाल मेला है उसमें सहभाग नहीं करते हैं, बाकी लमगड़ियाँ करते हैं, चमियाल करते हैं, वालिक करते हैं, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तराखंड में किस स्थान पर राहु का मंदिर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है डांगसेरा पैठानी, ऑप्शन नंबर बी है थलीसैंण, ऑप्शन नंबर सी है रानीखेत, ऑप्शन नंबर डी है पाबो जो पौड़ी में पड़ता है, ठीक है। तो राहु का जो मंदिर है ना दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर ए डांगसेरा पैठानी में है। क्लियर होगी बात। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, अशोक का कालसी अभिलेख किस लिपि में लिखा गया? ठीक है, कालसी अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? ठीक है, देहरादून से प्राप्त हुआ। अशोक का कालसी अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है? ये नहीं पूछा कि कहाँ से प्राप्त हुआ, ये पूछा इसने कि किस लिपि में लिखा है। तो ऑप्शन नंबर ए है खरोष्टी, ऑप्शन नंबर बी है आर्मेइक, ऑप्शन नंबर सी है ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर डी है देवनागरी, ठीक है। ये सारी जो ऑप्शन है यहाँ पर, ये क्या है दोस्तों? लिपि हैं, ठीक है। तो अशोक का जो कालसी अभिलेख लिखा गया है वो ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मी अभिलेख में लिखा गया है। क्लियर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, किस ग्रंथ में उल्लेख है कि सुभाव नरेश की राजधानी श्रीनगर है? ठीक है, ये पूछ रहा है कि किस ग्रंथ में ये लिखा गया कि सुभाव नरेश है। उत्तराखंड का एक राजा था जिसका नाम सुभाव नरेश था। ये किस वंश का राजा था, ये भी आपने कमेंट में बताना है, ठीक। कमेंट में जरूर बताना यदि आप लोग दिल से पढ़ाई करते हैं। उससे क्या होता है कि रिवीजन होता है, रिवीजन से हमारे माइंड में क्वेश्चन सटीक बैठता है, ठीक। पूछ रहा है कि किस ग्रंथ में उल्लेख है सुभाव नरेश की राजधानी श्रीनगर थी। तो ऑप्शन नंबर ए है रामायण, ऑप्शन नंबर बी है महाभारत, ऑप्शन नंबर सी है रघुवंशम, ऑप्शन नंबर डी है ऋग्वेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाभारत जो ग्रंथ है उसमें लिखा है कि सुभाव नरेश एक राजा थे जिन्होंने श्रीनगर शहर की राजधानी, श्रीनगर को क्या बनाया था? राजधानी बनाया, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, हैप्पी क्लब संगठन की स्थापना किसने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे मैंने पहले भी बोला है, हर बार इंपॉर्टेंट नहीं लिखूंगा, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हैप्पी क्लब कुमाऊं के एक संगठन का नाम है। इसकी जो स्थापना की वो किसने की, ये पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है मालती देवी, ऑप्शन नंबर बी है टीका सिंह, ऑप्शन नंबर सी है हरगोविंद पंत, ऑप्शन नंबर डी है गोविंद बल्लभ पंत, जीबी पंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, गोविंद बल्लभ पंत। 15 का क्वेश्चन हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा दोस्तों। डी नंबर का गोविंद बल्लभ पंत ने कुमाऊं में हैप्पी क्लब की स्थापना की थी, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, कुमाऊं के प्रसिद्ध कवि गुमानी का वास्तविक नाम क्या है? वाह, क्या क्वेश्चन आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कुमाऊं के प्रसिद्ध कवि हैं गुमानी का वास्तविक नाम क्या है? तो इनका वास्तविक नाम है दोस्तों लोक रत्न पंत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी था गंगादत्त उप्रेती, ऑप्शन नंबर सी है तारादत्त पांडे, ऑप्शन नंबर डी है शिव प्रसाद डबराल, जिनको क्या कहते हैं? चारण भी कहते हैं, ठीक है। शिव प्रसाद डबराल को चारण नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा कुमाऊं के प्रसिद्ध कवि हैं जो गुमानी पंथ का वास्तविक नाम है दोस्तों लोक रत्न पंथ। क्लियर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा एक वायु या सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? ठीक है, जब आप उत्तराखंड पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि सुशिर वाद्य यंत्र कौन है, ठीक है। ठीक है, सुशिर वाद्य यंत्र किसको कहते हैं? अब देख लीजिए, घन वाद्य यंत्र कौन है, ठीक है, धातु वाद्य यंत्र कौन है, अलग अलग प्रकार के यंत्र। हमें थोड़ा सा इनमें से दिमाग लगाना, इसको समझना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु या सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है, ये पूछ रहा है। सुशिर वाद्य यंत्र का मतलब होता है जो फूंक से बजाए जाने वाले यंत्र होते हैं, उनको कहते हैं वायु या सुशिर वाद्य यंत्र, ठीक है। ये कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा है जो नहीं है इनमें से। अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं, बढ़ते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन नंबर ए है वीणाई, समझ में नहीं आया। ऑप्शन नंबर बी है भंगोरा, हाँ समझ में आया। ऑप्शन नंबर सी है रणसिंगा, ये भी समझ में आया। ऑप्शन नंबर डी है नागफनी, ये भी समझ में आया। भंगोरा आप लोग सभी समझते हैं, फूंक से बजाते हैं हम लोग। रणसिंगा भी भाई आपने देखा होगा, जब राजा महाराजा अपनी सेना को तैयार करते हैं तो रणसिंगा बजता है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा टेढ़ा टाइप का होता है वो,
तो रामायण महाभारत में आप लोगों ने देखा होगा। ऑप्शन नंबर डी है नागफनी। तो कौन नहीं है, ये हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बिनाई जो है दोस्तों, ये सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। बाकी भंगोरा, रणसिंगा, नागफनी जो है सुशिर वाद्य यंत्र हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अब आए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18। चिपको आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया के रूप में प्रारंभ हुआ? सेल स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री, ऑप्शन बी साइमन स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री, ऑप्शन नंबर सी स्प्रिंगर स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री, ऑप्शन नंबर डी साउथम्पटन स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साइमन स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री की प्रतिक्रिया में क्या हुआ दोस्तों? चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ है। क्लियर होगी बात। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड की पंचायती राज में महिलाओं के आरक्षण को 50% बढ़ाया गया है। ठीक है, कब बढ़ाया गया है ये पूछ रहे हैं। उत्तराखंड के जो पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण क्या हुआ? 50% कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और कब बढ़ाया है ये पूछ रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए है 2006, ऑप्शन नंबर बी है 2007, सी है 2008 और डी है 2009। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2008 में क्या हुआ? उत्तराखंड की पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण को 50% तक क्या हो गया दोस्तों? बढ़ा दिया गया। पहले कितना था? 30% था। ठीक है, अब कितना हो गया? 50%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का। ठीक है दोस्तों, मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाता हूँ, इसलिए नहीं बनाता हूँ कि ताकि आप लोग 20-25 क्वेश्चन जितने भी देखें एक बार देखें और अगेन दोबारा देखें। यदि आप उस वीडियो को 2 बार देखते हैं तो आपको माइंड में जो क्वेश्चन होते हैं वो याद हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं हर बार बोलता हूँ कि मैं अगर 40 मिनट 50 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, उस वीडियो को सिर्फ आप लोग एक बार देखेंगे, दोबारा नहीं देखेंगे, इतना मैं जानता हूँ। लेकिन एक ही बार देखने से सारे क्वेश्चन आपको याद नहीं होंगे। जब आप मोबाइल लेकर हाथ में वीडियो देख रहे होंगे उस समय आपको लगेगा यार आसान क्वेश्चन है, याद हो गया मेरे को, सबके सब जितने क्वेश्चन थे सब याद हैं। लेकिन जब पेपर में आते हैं दोस्तों तब पता चलता है कि मैंने क्वेश्चन याद किया है कि नहीं किया है। ठीक है, तो इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बनाता हूँ, छोटी छोटी वीडियो डालता हूँ अपने चैनल पर, ताकि आप लोग दोबारा देख सको, आपका रिविजन भी हो जाए, आपको याद भी हो जाए। ठीक है, हमारा मकसद केवल वीडियो बनाना नहीं होता दोस्तों, हमारा मकसद ये भी होता है कि आप लोग पढ़ें और पढ़ने के साथ आप लोगों को मज़ा आए, साथ ही आपको हर क्वेश्चन याद हो जाए। तो इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए बहुत बेहतर हो जाए। ठीक है, चलिए आज का यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन था, 20वां क्वेश्चन है। वनों के बेहतर प्रबंधन की आवश्यकताओं को देखकर ब्रिटिश सरकार ने 1864 में, क्वेश्चनों को समझना है भाई। ठीक है, 1864 ईस्वी में किस देश के विशेषज्ञों की सहायता से वन विभाग की स्थापना की? पहले समझो, वनों के बेहतर प्रबंधन की आवश्यकताओं को देखकर वनों के लिए क्या करना था कि बेहतर प्रबंधन करना था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने 1864 ईस्वी में क्या किया? उस समय ब्रिटिश सरकार थी। किस देश के वैज्ञानिकों की सहायता से वन विभाग की स्थापना की? इन्होंने स्थापना तो वन विभाग की की, लेकिन इनको सहारे की जरूरत होती है दोस्तों। कोई भी हम नया काम करते हैं, कोई भी स्टार्टअप्स करते हैं तो उसमें थोड़ा सहारा चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार इन्होंने भी सोचा, वन विभाग की स्थापना तो करी, लेकिन किसके आधार पर करनी है? तो इन्होंने सोचा कि चलो जर्मनी के आधार पर करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पर। जर्मनी जो है दोस्तों, ये देख लीजिए, ये जर्मनी है। तो जर्मनी की विशेषज्ञों की सहायता से लेकर क्या किया इन्होंने? वन विभाग की स्थापना की। कब? 1864 में। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यार आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। नहीं भी आती है दोस्तों तो मेहनत हम आप लोगों के लिए ज़रूर करेंगे, बस शर्त यह है कि आप लोग ज़रूर देखिएगा और अंत तक देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें होती है जो वीडियो के अंत में मिलती है, उनका ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। और आप लोगों को पता है कि आजकल मैं आप लोगों का उत्तराखंड और हिंदी के जो क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करने पर लगा हुआ। सभी जानते हैं आप लोग उत्तराखंड के 40 नंबर आते हैं और 20 नंबर हिंदी के आते हैं, 60 नंबर तो ये आते हैं। 60 में से अगर आप 50 कर देते हैं तो आपके चांस बन जाते हैं निकलने की। ठीक है, तो ज़्यादा फोकस इन्हीं पे करना है। बाकी जीके जीएस वगैरह उनको भी देखना है, रीजनिंग है और कंप्यूटर से रिलेटिव 2-4 क्वेश्चन जो भी आएंगे। अब उनका तो जीके का तो कुछ पता नहीं कि कितना बड़ा सिलेबस है, कहाँ से पूछता है, लेकिन इनका हमें पता है 40 नंबर का उत्तराखंड और 20 नंबर का हिंदी ये कहाँ से पूछेगा। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप लोग क्लियरिटी के साथ इसको पढ़ते हैं तो चांस बनते हैं निकलने के। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग
अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। पढ़ाई को बरकरार रखिए, एक जोश और जुनून के साथ कीजिए दोस्तों। जब मन करे तब पढ़ो, जब मन ना करे तब मत पढ़ना। उस पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है, वो याद नहीं होता है। जब जब भी आपका मन करे दोस्तों, चाहे 3 बजे रात में, चाहे 1 बजे, चाहे किसी भी टाइम, आप उस समय किताब खोलो, आपको देखना जरूर याद होगा। दूसरे को देख के किताब मत खोलो। हमेशा क्या करो, जब मन करता है कि यार मैं पढ़ाई करने का मन कर रहा है, उस समय तुरंत किताब खोलो। आप जितना भी पढ़ोगे, मैं गारंटी देता हूँ आपको तुरंत याद होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।